चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखो बच्चों, हमारे पास ऐसी दो बीमारियां होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसको IBD कहते हैं। ठीक है, IBD में हमारे दो डिजीज़ होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हमारे दो डिजीज़ होते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। नाम जो है IBS IBD में इरिटेबल और इन्फ्लेमेटरी का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, अपने आप धीमे धीमे हम लोग को इसके बीच के डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग जो लेक्चर में लेंगे वो IBS के बारे में डील करेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट अफेक्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे सीधी से पहली बात यह है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे बाउल का जो शब्द ही है, ये जो बाउल होता है इसका मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ पासिंग द स्टूल्स। ठीक है, बावल का मतलब ही यही होता है, द एक्ट ऑफ पासिंग स्टूल। तो हमारे इसमें स्टूल कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं। मतलब इरिटेबल यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, ये एक तरीके से हमारी ईटियोलॉजी या पैथोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कि इसमें जो पैथोलॉजी या ईटियोलॉजी जिस कॉजेज़ होते हैं, ये कुछ इरिटेटिव कॉजेज़ होते हैं। इसके कॉजेज़ कुछ हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ इरिटेशंस इंटेस्टाइन में ऐसा मचता है, ठीक है, कि उसकी वजह से कुछ हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जो कि सिम्टम्स हम अभी आगे इसको डील करेंगे। ठीक है, अ कॉमन बट अनकम्फर्टेबल GIT डिजीज़ दैट अफेक्ट्स योर इंटेस्टाइन। ठीक, IBS डज नॉट कॉज द टिश्यू डैमेज इनटू योर GIT बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कोलन कैंसर। ठीक है, देखो बहुत बड़ा इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है। ठीक है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, इसमें इंटेस्टीन के अंदर का कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं रहता है। ठीक है, और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ रहता है, उसमें हमेशा और हमेशा दोनों उसके दो फॉर्म्स होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़। दोनों के दोनों में टिश्यू डैमेज इंटेस्टीन के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी बंदे को IBS हो गया तो उसमें कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। देखो, क्लिनिकल बेसिस पे हमारे टाइप्स ऑफ IBS डिफाइन किए गए हैं अच्छी अच्छी बुक्स में। ठीक है, कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स। ठीक है, स्टूल की क्या कंसिस्टेंसी, गाढ़ा है पतला है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, इसके बेसिस पर हमारे टाइप्स ऑफ IBS डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला होता है IBS C स्टैंड फॉर हेयर कॉन्स्टिपेशन। IBS D स्टैंड फॉर डायरिया। IBS M फॉर मिक्स्ड बाउल हैबिट। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में हम लोग जानते हैं, ठीक है, हार्ड स्टूल्स होते हैं। ठीक है, डायरिया में क्या होता है, लूज स्टूल्स होता है। M क्या है, मिक्स्ड बाउल, अल्टरनेटिंग लूज स्टूल एंड हार्ड स्टूल्स। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि हमेशा डायरिया ही के पेशेंट आते हैं इसमें, कभी और ये कभी इसमें कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट आते हैं, कभी इसमें अल्टरनेटिंग लूज स्टूल एंड हार्ड स्टूल के पेशेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरीके के पेशेंट्स हम लोग कैटेगरीली डिवीजन करते हैं डायग्नोसिस बनाते समय। अच्छा बच्चों, एक हम तुमको यहाँ पॉइंट बताना चाहेंगे। अच्छा, तुम लोग ये आंसर अपने मन में सोचना कि अल्टरनेटिंग लूज स्टूल एंड हार्ड स्टूल्स आयुर्वेद में किस रोग में मिलते हैं। ठीक है, ठीक अगर इसका आंसर नहीं पता हो, अगर अभी तक दिमाग में ना आ रहा हो, तो इसको चरक चिकित्सा 15 में पढ़ना, गृहिणी रोग अध्याय। जो गृहिणी रोग अध्याय होता है वो इससे कहीं ना कहीं आके रिलेट करता है। उसमें लक्षण साफ आचार चरक ने दिए हैं कि उसमें कभी जो पुरुष होता है वो अति बद्ध निकलता है और कभी अति संश्रेष्ठ, मतलब कि पतला मल निकलता है। ठीक है, इसको एक बार जाके वहाँ पर आप लोग देख लेंगे, कोरिलेशन यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब उसके कॉजेज़ पे, ये होता क्यों है भाई। एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन बट कंसीडर्ड टू बी अ न्यूरो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम लोग सब पढ़ के आते हैं कि जो इंटेस्टीन्स होती हैं हमारी, वो पूरी की पूरी दो प्लेक्सस उसमें हैं, मीसनर प्लेक्सस और ऑर्बैक प्लेक्सस। ठीक है, ये जो प्लेक्ससेस रहते हैं GIT की मोटिलिटी, सेक्रीशंस और इन सबको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से इन कनेक्शन रहते हैं, वेगस नर्व का भी कुछ कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो इसका जो कॉज होता है ये अननोन है, पर ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो हमारे GIT के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। ठीक है, देखो एक बात हम तुम लोग एक कॉन्सेप्ट हम लोग तुमको बता दें। ठीक है, जो पेट होता है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पेट में इतने ज़्यादा नर्व फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। इनफैक्ट 90% या 80% ऑफ द सेरोटोनिन जो बनता है, सेरोटोनिन समझ रहे हो बेटा क्या होता है? सेरोटोनिन वो होता है हमारा एक मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन्स होता है, 5HT जिसको कहते हैं। सेरोटोनिन जो होता है वो हमारा इंटेस्टीन में बनता है, फिर इंटेस्टीन से जाकर वो ब्रेन में सिग्नलाइज करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक गट ब्रेन एक्सिस होती है हमारे शरीर में, जो जैसा अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो कभी कभी देखते हैं हमारे लूज़ मोशंस होने लगते हैं। ठीक है, स्टूल पतला होने लगता है। तो कहने का मतलब ये, जो हमारे पेट की हेल्थ है वो हमारे दिमाग की हेल्थ से कनेक्टेड है, और जो दिमाग की हेल्थ है वो हमारे पेट से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इन जनरल देखो, अब यही जो गट ब्रेन एक्सिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कनेक्टेड रहता है, ये इसमें हल्का सा भी डिस्टरबेंस अगर आ जाता है तो हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और यही डिजीज़ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो इसके कॉज तो, एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं जिससे इसके प्रोबेबल कॉज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, पर सबने साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो सबसे पहला देखो, डिसमोटिलिटी, लार्ज इंटेस्टाइन टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट मोर एंड पेन और क्रैम्प उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से, नहीं पता कि उसमें कंट्रैक्शंस ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, और उसमें पेन और क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में इस लक्षण को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिकर्तिका। ठीक है, गुदा मतलब नाभि के नीचे कैंची जैसे काटने की जो पीड़ा होती है वो क्रैम्प्स होता है। ठीक है, इसको परिकर्तिका से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ठीक है, तो डिसमोटिलिटी हो गया। अब देखो, गट बैक्टीरिया, ऑल्टर्ड गट फ्लोरा। ठीक है, एक अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम तुमको बताते हैं। जो हमारे गट में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मल गट फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, एक हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, एक बैड बैड बैक्टीरिया रहते हैं। दोनों की कॉलोनीज़ होती हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल स्टेट में हमारा गुड गट बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि बैड बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। ठीक है, गुड गट बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये तरह तरह के हमारे पेट में रह के तरह तरह के विटामिन्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और तरह तरह के मिनरल्स या एंजाइम्स को बनाता रहता है, खाने को पचाता रहता है। ये हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया रहता है, ये हमारे साथ सिम्बायोसिस करके रहता है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है और इसको हमारी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। पर कभी कभी डिजीज़ स्टेट में क्या होता है, जो गुड गट बैक्टीरिया, जैसे किसी की खाने की आदत अच्छी नहीं है, उल्टा सीधा खाता है, उसके खाने में रफेज नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया भाई किस पे ज़िंदा रहता है, सेल्यूलोज, रफेज, इन्हीं सब पे ज़िंदा रहता है। जो ज़्यादा नॉनवेज और ये सब तेल चिकना ज़्यादा खाते हैं, तो इससे होता क्या है, जो गुड गट बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है वो नंबर में डिक्रीज़ कर जाती है, और उसमें कुछ, देखो जाहिर सी बात है, जब गुड गट बैक्टीरिया जो पहरेदार हैं वो हमारे कम होंगे तो दूसरे बैक्टीरिया का आक्रमण आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे शरीर में या पेट में जल्दी जल्दी होने लगते हैं। ठीक, एक कारण ये हो गया। ठीक है, अब देखो फूड इंटॉलरेंसेस। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पार्टिकुलर फूड को लेकर एलर्जी होती है। जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है। जिसको दूध से एलर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। फूड इंटॉलरेंस, सेंसिटिविटी और एलर्जीज टू सर्टेन फूड्स। जैसे कुछ किसी तरीके का स्पेसिफिक फूड खाया, उससे दस्त आने लगा, या ठीक है, तरह तरह के स्किन में भी मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं, खुजली वगैरह, ये सब एलर्जीज वगैरह मिल सकती हैं। ठीक है, अब देखो सीवियर इन्फेक्शन, सम पीपल गेट डायग्नोस्ड विद द IBS आफ्टर द सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, कभी कभी मान लो किसी में सीवियर इन्फेक्शन हुआ पेट में, ठीक है, वो इन्फेक्शन रिजॉल्व कर गया, ठीक, पर हमारे शरीर ने उसकी यादों को, मतलब कि उसके एंटीबॉडीज़ को बनाकर रख लिया। ठीक है,
कभी कभी होता क्या है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी करती हैं, हमारे ही इंटेस्टाइन के सेल्स पे ही ये अटैक करने लगती हैं, ठीक है। इनका दिमाग ख़राब हो जाता है एक तरीके से, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो जब सीवियर इन्फेक्शन हुआ, इन्होंने सीवियर इन्फेक्शन को आके ठीक कर दिया, पर कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि जो एंटीबॉडीज़ बनी थी उनका दिमाग ख़राब हो गया, वो हमारे ही इंटेस्टाइन की तरफ उनका रिएक्शन होने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको जो सिम्टम्स आने थे वो मिलेंगे, जैसे कि क्रैम्प्स हो गया, डिसमोटिलिटी हो गया और इंक्रीज्ड सेक्रीशंस हो गया, तो ठीक है, ये सब जितने भी सिम्टम्स हैं हमें मिलने लगेंगे, ठीक है। या चाइल्डहुड स्ट्रेस, ठीक है। IBS इज़ मोर कॉमन इन द पीपल हु एक्सपीरियंस सीवियर स्ट्रेस इन चाइल्डहुड इंक्लूडिंग फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज़, ठीक है। जो बच्चे जो लोग जो होते हैं बचपन में बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया हो रहता है, जिनके अंदर बड़े होने पर भी वो उसी के स्ट्रेस में ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हमेशा परमानेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। तो उससे होता क्या है, कभी कभी जो गट ब्रेन एक्सिस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी ये सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो देखो इसके सिम्टम्स हम लोग को एक्चुअली में मिलते क्या हैं, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स मिलेगा। सारे देखो सिम्टम्स जब हम लोग बात करते हैं तो सारे के सारे सिम्टम्स किसी में नहीं मिलते हैं, किसी में कुछ मिलता है तो किसी में कुछ मिलता है, पर ठीक है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हम लोग लिख लेते हैं। कभी भी सिम्टम्स कोई डिजीज़ के लिखे रहते हैं तो कभी भी ये मत सोचना कि सारे सिम्टम्स मिलेंगे तभी हम इस डिज़ीज़ के अंदर डायग्नोज करेंगे। वो किस तरीके का सिम्टम पेशेंट दिखाता है वो पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबल सिम्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स यूजुअली रिलेटेड टू द अर्ज टू पूप, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हम लोग मोशन पास करके आए हैं और थोड़ा सा मोशन अभी हमको और पास करना है, बार बार मोशन पास करने की अर्ज होगी बार बार। पेशेंट क्या होगा, 5-5 मिनट में टॉयलेट भागेगा, हो भले ही उसको कुछ हो ना, मतलब उसको स्टूल पास ना हो, पर उसको ऐसा लगा करेगा, उसको ऐसा इंटेस्टाइन में इरिटेशन मचा करेगा कि हाँ लगेगा कि बार बार मोशन की पास करने की अर्ज हो रही है हमें, ठीक है। एक्सेसिव गैस एंड ब्लोटिंग, ठीक है, उसके पेट में गैस और ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी। अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि कभी इसको अल्टरनेटिंग डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी यहाँ पर बनती है टाइफॉइड से, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट करा लेते हैं, ये देखने के लिए टाइफॉइड तो नहीं है, क्योंकि टाइफॉइड में भी अल्टरनेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन मिलता है, ठीक है। उसमें भी समझ में नहीं आता है कि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन इन आदमी को मिलता है, कभी कभी डायरिया मिलता है। म्यूकस इन स्टूल्स, ठीक है, स्टूल्स में म्यूकस आता है। और टेनिस्मस, देखो ये एक नया शब्द होगा तुम लोग के लिए। टेनिस्मस का मतलब वही होता है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, जिसको कहते हैं हम लोग आयुर्वेद से रिलेट करते हैं प्रवाहिका, ठीक है। जो प्रवाहिका डिजीज़ रहती है उसमें क्या रहता है कि जो मल होता है वो कृच्छता से निकलता है और सा कफ निकलता है, ठीक है। और बार बार ऐसा लगता है कि मल त्याग करने की इच्छा हो रही है, ठीक है। ये माधव निदान ने बताया हुआ है, पैथोलॉजी में तुम लोग पढ़ो, इसको आता है ये लिखने को, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेनिस्मस, इस लक्षण को। जैसे लग रहा है कि बार बार स्टूल पास करने की अर्ज हो रही, पर वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा म्यूकस वगैरह कुछ गिरता है और कुछ गिरता है नहीं। अब देखो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करा लेंगे, टेस्ट टू रूल आउट अदर पैथोलॉजीज सच एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और फूड एलर्जी। तो हम इसमें ऐसे टेस्ट करा लेंगे कि देखेंगे कि और कोई कंडीशन तो इसमें नहीं है। जब हम ये क्लियर हो जाएंगे कि और कोई कंडीशन इसमें नहीं मिल रही है, तब हम सोचेंगे कि हाँ ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जब कोई अदर पैथोलॉजी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो तो स्टूल टेस्ट, देखो पैथोलॉजीज टू रूल आउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये हम लोग जब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे तब इसके इन्वेस्टिगेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं। जैसे क्या टेस्ट करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, बेरियम एनीमा करते हैं, ये सब करते हैं ये लोग। अभी जब अगला लेक्चर जब हमारा होगा तो हम इसमें ये सब चीज़ें देख लेंगे। स्टूल टेस्ट कराते हैं फॉर इन्फेक्शन और एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन और एनी ऑकल्ट ब्लीडिंग। ऑकल्ट ब्लीडिंग हमने तुम लोग को बताया था। ऑकल्ट शब्द का मतलब वो होता है हिडन, किसी भी तरीके की हिडन ब्लीडिंग जब होती है तो उसको ऑकल्ट ब्लीडिंग कहते हैं। तो स्टूल टेस्ट इसलिए हम लोग कराते हैं कि देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है,
ठीक है, कि आप ब्लीडिंग तो नहीं आ रही। कहीं ब्लीडिंग इसलिए देखते हैं कि कहीं जो म्यूकोसा है वो कहीं कटा या चिरा तो नहीं है, ठीक है। म्यूकोसा जब इंटेस्टाइन का कटा या फटा होगा तभी तो ब्लीडिंग आएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ये देखो, ये हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट क्या होता है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस में कराते हैं इसको रूल आउट करने के लिए। देखो कराते क्या है इसमें, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको होता है, अगर वो दूध पिएगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात है उसको दूध पचेगा नहीं, उसकी पेट में भयंकर दर्द होने लगेगा और ये सब सिम्टम्स क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, डायरिया वगैरह के मिलने लगेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होता है कि इसके पेट में दूध पचा ही नहीं, तो जो लैक्टोज मतलब लैक्टिक एसिड रहता है वो पेट में ही रखा रहता, मतलब पेट में कुछ देर तक पड़ा रहता है, वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं रहते हैं। लैक्टोज क्या है, लैक्टिक एसिड का जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लैक्टोज। तो इसमें पेट में जो लैक्टोज रहता है वो अपचित फॉर्म में रहता है। तो इससे होता क्या है कि जो हम ब्रेथ लेते हैं उसमें भी थोड़ा हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड ही तो है, एसिड हमारे पेट में पड़ा रहेगा एक्सेस मात्रा में, तो हमारी ब्रेथ में भी हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक टेस्ट करा लेंगे, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। अगर दूध पीने के बाद इंसान में हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसको कह देंगे हम हाँ ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है। कोलोनोस्कोपी करा लेंगे। कोलोनोस्कोपी इसलिए कराएंगे कि देखने के लिए कि कोई पॉलिप या आईबीडी तो नहीं बन रहा है। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें सारी की सारी जो खतरनाक कंडीशंस हैं वो हम लोग रूल आउट करते हुए चलेंगे। एक इसमें विडाल भी करा सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ को रूल आउट कर विडाल या टाइफिडॉट भी करा सकते हैं, वो लोग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी भी उसी लिए कराते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कॉन्स डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो ख़त्म हो गया IBS, ठीक है। तो IBS हम लोग मोटा मोटा क्या समझे कि ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में कोई पैथोलॉजी इंसान को नहीं मिलती है, ठीक है, कोई ऑर्गन से रिलेटेड पैथोलॉजी नहीं मिलती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी स्ट्रेस वगैरह के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर फिर यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ग्रुप पे पूछ लीजिएगा या पर्सनल पूछ लीजिएगा, ठीक है।